नमस्कार, मैं हूँ आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज बात होगी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। आज सुनवाई शुरू हुई है। दरअसल मुकदमा नहीं है, मुकदमे हैं। अनेक याचिकाओं को एक साथ सुना जा रहा है, जिनमें इस बात पे फैसला होना है कि संविधान में संशोधन करके जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, ईडब्ल्यूएस जिसको कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, उनको जो 10% कोटा दिया गया है, क्या वो संवैधानिक है या नहीं। लेकिन मुझे इस डिबेट के साथ ये शुरुआत होती दिख रही है कि इसके साथ रिजर्वेशन पर एक डिबेट नए सिरे से खड़ी हो रही है। कई बार बात हो चुकी है, कई बार जो सत्ता पक्ष है और जो सत्तारूढ़ दल का पितृ संगठन है वो सफाई दे चुका है कि नहीं नहीं, आरक्षण पर कोई वैसी बात नहीं होगी। लेकिन ये शंका हर बार पैदा होती है कि कहीं कुल मिलाकर ये जाति और वर्ग के आरक्षण के बीच में जो विवाद खड़ा है, ये कुल मिलाकर आरक्षण के सवाल पर ही एक बड़ा जनमत संग्रह करने, एक बड़ा विवाद छेड़ने और आखिरकार आरक्षण को खत्म करने की तैयारी तो नहीं है। इसी पे हम आज बात करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान हैं आपको उनसे मिलवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और सामाजिक टिप्पणीकार हैं। सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जी न्यूज के संपादक रहे हैं। और अमरीश कुमार हैं, हमारे पुराने मित्र हैं। इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता में बहुत लंबे समय तक काम किया इन्होंने। उसके बाद अब जनादेश.com चलाते हैं और सत्य हिंदी पर जनादेश नाम का एक कार्यक्रम भी करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है जिस याचिका पर, और कहा यह गया है कि ये तमिलनाडु सरकार की एक याचिका है, उसके अलावा और तमाम याचिकाएं हैं। इतनी एक बंच ऑफ पिटिशंस इज बीइंग हर्ड। ये जो विवाद है इसको आप कैसे देख रहे हैं? सवाल जहां जितना दिख रहा है उतना ही है कि इतना आरक्षण था हमारे पास, जो हमारी अपर लिमिट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो पूरी हो गई है, तमिलनाडु सरकार ने कहा, द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने, और इसके ऊपर हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं और इसलिए इस नियम को खत्म किया जाए। ये बात इतनी ही है या आपको इसमें जो मैं कह रहा हूं ये शंका आपको भी पैदा हो रही है कि डिबेट इस तरह जा सकती है कि आखिर में कहा जाए कि भाई आरक्षण की जरूरत क्या है? शुक्रिया इस बातचीत को आयोजित करने के लिए। निश्चित रूप से ये जो आखिरी टिप्पणी है आपकी, मैं यहीं से बात शुरू करता हूं। अगर मंशा यह होती कि हम इस मुल्क के उन गरीबों को जिनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें हम मुख्य धारा में लाने के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे रहे हैं, तो यह केवल इतनी सामान्य और मासूम सी बात नहीं है। यह उस आरक्षण की संकल्पना पर एक किस्म से प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। जो आरक्षण की संकल्पना किसी किस्म के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या गरीबोत्थान के लिए नहीं बनाई गई। संविधान साफ तौर पर अगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हुए सबको बराबरी और सबको मुख्यधारा में लाने की बात करता है, तो वहीं संविधान का अनुच्छेद 15, 16 और 340 वो ये कहता है कि एक तबका देश का ऐसा है जो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर वंचना का शिकार हुआ है। ओबीसी रिजर्वेशन या अनुच्छेद 340 के आधार पर जब मंडल बना तो उसमें शैक्षणिक शब्द जोड़ा गया, यानी वंचना किस आधार पर? सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक वंचना। इसमें कहीं भी आर्थिक आधार पर वंचना के मुताबिक प्रतिनिधित्व, यानी आरक्षण का सवाल प्रतिनिधित्व का सवाल है, यह नहीं शामिल है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण इस संकल्पना पर कुठाराघात करता है। वो ये कहता है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, तो गरीबों को भी हम कुछ आरक्षित सीटें देंगे। इसलिए जो आपकी शंका उस सवाल की शक्ल में है, वहां तक ये बात चली जाएगी कि कल को संभव है कि जब ईडब्ल्यूएस की लड़ाई जीत ली जाए, इस विमर्श को इस समाज में स्थापित कर दिया जाए, तो हो सकता है बंच ऑफ थॉट का वो आइडिया 1940 से लेकर के जो चल रहा था कि आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए, वही लागू कर दिया जाएगा। इसलिए जो ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, जिसके लिए कोई शोध नहीं हुआ, जिसका कोई डेटा कलेक्शन नहीं हुआ, जिसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ, जिसको केवल शायद एक खास किस्म की आइडियोलॉजी के तहत आरोपित किया गया है, जिस पर सुनवाई के लिए कभी ऐसा नहीं होता आलोक जी
5 लोग जज बैठे हुए हैं और 5 के 5 सवर्ण हैं, और ये आरक्षण जिससे मैं कम से कम सवर्ण आरक्षण ही कह रहा हूं, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी को ये नहीं मिलता। जब धर्म के आधार पर भी हो चाहे जिस आधार पर, गरीबी नहीं, ये खास जाति के लिए है। तो यह विमर्श एक नए किस्म की शंकाओं को पैदा कर रहा है, जो अपर लिमिट की बात नहीं है। 50% से अपर लिमिट तो 1993 के जजमेंट में, इंदिरा साहनी जजमेंट में आया, यह संविधान में नहीं है। और यह आरोपित किया गया 1994 में तमिलनाडु सरकार ने एक अमेंडमेंट करवाया और वहां 69% रिजर्वेशन आज भी चल रहा है। और तमिलनाडु ये सवाल कर रहा है कि मेरे राज्य में अगर 3% अपर कास्ट के लोग हैं तो मैं 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों दूंगा। ये सब पीआईएल में सारे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो इसलिए उस पूरे गंभीर विमर्श को हमें सोचना होगा। फिर आगे की बात आपके के सवाल में होगी। जी, आप कह रहे हैं आगे की बात अगले सवाल पे। मैं आपसे सवाल पहले पूछना चाहता हूं। इसका अर्थ है कि तमिलनाडु सरकार ने जो याचिका दी है, तमिलनाडु सरकार का जो तर्क है, आप उसको सही मानते हैं? नहीं, तमिलनाडु सरकार के कई तर्क हैं, उनमें से एक तर्क वो आप अपर लिमिट वाला ले रहे हैं। मैं हाँ जी जी उस तर्क में सवाल अच्छा मल्टीपल लेयर पर होता है आलोक जी। जब वो ये क्वेश्चन करते हैं कि आप अपर लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, तो या तो आप कबूल करिए कि हाँ आपने जो 10% रिजर्वेशन दिया है तो 49.5 प्लस 10%, ये 59.5 ऑलरेडी हो गया है, तो या तो वो वायलेशन हो चुका है 93 के जजमेंट का, इंदिरा साहनी जजमेंट का, या तो आप ये कबूल करिए कि ये उसकी कैटेगरी में नहीं है। तो इस पे डिबेट, तो एक क्लॉज, इस ये जो ढेर सारी पीआईएल है उसमें एक तर्क ये है। हालांकि तमिलनाडु सरकार का वो वाला तर्क ज्यादा मैं वैलिड मान रहा हूं कि आपने डेटा कलेक्शन कितना किया है, कि किस जगह पर कौन राज्य कितना, जैसे 8%, 7 से 8% आबादी छत्तीसगढ़ में है सवर्ण तबके की, वहां 10% रिजर्वेशन। ये एक बड़ा विमर्श है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस पर एक गंभीर टिप्पणी करे। जी, सतीश जी, मैं आपके पास आऊं। जो बात डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कही आपने सुन ली। अब प्रश्न ये है कि जिस राज्य में 3% सवर्ण आबादी है, वहां 10% रिजर्वेशन कैसे दिया जा सकता है ईडब्ल्यूएस के नाम पर उनको? एक आधार पर जो है, ये तो बात सही लगती है कि अगर 3% लोग हैं तो 10% क्यों, ये तार्किक आधार पर आप कह सकते हैं, सांख्यिकी के आधार पर भी आप कह सकते हैं, अंकगणित पे भी कह सकते हैं। लेकिन जो हमारा जो रिजर्वेशन की जो पूरी पॉलिसी है, चाहे जजमेंट से चाहे कॉन्स्टिट्यूशन से, मेरा कुछ विचार अलग है कि जो शैक्षणिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक आधार है हमारे आरक्षण का, मौजूदा आधार है, उसमें ये जो आर्थिक वाला जोड़ा गया ईडब्ल्यूएस का, तो फिर मैं तो इस विचार का हूं कि ईडब्ल्यूएस का विस्तार करना चाहिए और ईडब्ल्यूएस को सिर्फ सवर्ण से नहीं जोड़ना चाहिए। ये बड़ी बेवकूफी है, इसको इस तरह से क्यों देखते हैं। ईडब्ल्यूएस तो एक बड़ा आधार होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तीसरी बात है, लेकिन मेरे मानने और न मानने से और किसी के मानने से क्या होता है, अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चीजें होंगी। और ये तो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई जजमेंट आता है तो उसको संसद बदलने का अधिकार रखती है। एक हुआ है, कई चीजों में हुआ है, यहाँ तो सीलिंग पे ही बदल दिया था सरकार ने दिल्ली के। मुद्दा इससे थोड़ा अलग है आलोक। हमने अभी देखा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मंथन में उदयपुर में ये कास्ट सेंसस के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का तेजस्वी यादव विरोधी रहे, उनका बयान है कि नहीं। और वहां पर भी ये लोग कास्ट सेंसस, देश में पहली बार ये बिहार में इसको पास कर चुके हैं। अब उसमें हो क्या रहा है नहीं पता। तो ये जो कास्ट सेंसस का जो आधार है, इसके गर्व में यही है कि रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए। रिजर्वेशन के जो लिमिट है 50% या फिर तमिलनाडु में 69%, इस तरह की चीजों को, इसका कोई एक मतलब कोई लिमिट ना हो और हर तरह में हर जगह उसका रिजर्वेशन हो। कास्ट के सेंसस के आधार पर कई चीजें, रिजर्वेशन समेत कई चीजें निर्धारित हो। तो ये मानना कि ये खत्म हो जाएगा, ये तो होना नहीं है।
इसके गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। हमने तो 2015 का देखा था ना, कुछ भागवत जी के एक बयान को लेकर कैसे पलट दिया गया था बिहार में, है कि नहीं? तो वो है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी एक जो कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी एक कमीशन बनाया हुआ है, ओबीसी कमीशन, उसकी कई बार चीजें एक्सटेंड होती रही हैं और उसकी भी रिपोर्ट आनी बाकी है। तब तो कभी कभी हमको लगता है कि कुछ उसमें भी खेल अंत में हो सकता है। तो मुद्दा मेरे हिसाब से ये है कि ओवरऑल आप मुझे देखिएगा तो छोटे नौकरियों में जिसमें बहुत टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है, वहां तो रिजर्वेशन हम भी जायज मान सकते हैं। ओवरऑल आप रिजर्वेशन एज सच, जो संविधान की भी प्रस्तावना थी, उसमें क्या था, 10 ही साल के लिए था ना, वो बढ़ते 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 कहां से कहां पहुंच गया। उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सुधार करना पड़ेगा। और ये मान लेना कि हरदम जिसकी संख्या भारी वही सब पे भारी, ये भी जो है मेरे ख्याल से ठीक नहीं। एक बैलेंस करना पड़ेगा और सही ढंग से बैलेंस करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ये जाति और इन चीजों में न जोड़ करके, इसका मेरा अपना निजी विचार है कि इसका एक्सटेंशन करना चाहिए, क्योंकि हम सोशल इंडिया से ज्यादा हम अब इकोनॉमिक इंडिया में रह रहे हैं। उसकी जो विभेद है वो बहुत ज्यादा है ना, है कि नहीं? और ये भी है, इसका भी एक विवेचना होनी चाहिए। जो बात आपने कही अभी सतीश जी की 10% एक लाइन बस, एक लाइन बस। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक जिनको आरक्षण का लाभ मिला है और जो आर्थिक आधार पर वो बहुत आगे भी बढ़ गए, सामाजिक आधार पर भी बहुत आगे बढ़ गए, उसका भी एक रिव्यू होना चाहिए मेरे हिसाब से। तभी जाके रैशनल रिजर्वेशन होगा, रैशनल नीड बेस्ड रिजर्वेशन होगा। ये जो जाति की जो पॉलिटिक्स करते हैं वो लोग नहीं इसको होने देंगे, ये भी पता है। डेमोक्रेसी में इसको नहीं होने दिया जाएगा, ये भी उतना ही तय है। इसलिए अभी रिव्यू और क्या होता है वो सब मतलब अभी निरर्थक है मेरे ख्याल से। राजनीति जो है इस मामले में, देश की डेमोक्रेसी इस मामले में, वोट तंत्र इस मामले में बेहद बेहद मजबूत है, उसके आगे सब कुछ नतमस्तक। ठीक है, आपका कहना है कि रिजर्वेशन को कोई खतरा नहीं है और उसमें अगर कुछ है तो आपके हिसाब से ईडब्ल्यूएस को और बढ़ाने की, उसको वाइडर करने की, रिजर्वेशन को एक तरह से कहें तो रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले अमरीश जी, ये जो सतीश जी कह रहे हैं और जो लक्ष्मण यादव जी ने कहा और जो मेरी आशंका, मुझे तो अभी ये लग रहा है कि ये बात साफ कर देना जरूरी है। बाद में लोग कहते हैं भाई आपने अपनी राय तो दी नहीं। तो मुझे तो अभी ये लग रहा है ये विवाद शुरू होने का मतलब ही है कि यहां से नहीं तो वहां से आप उस बात को, जो अभी सतीश जी ने कहा, रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए था ना, फिर वो 70 साल चलता चला आ रहा है। आज की तारीख में सामाजिक आधार पर रिजर्वेशन के सामने आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन, और इसके जवाब में कहा जाता है कि रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। तो फिर रिजर्वेशन क्या है? और वो अगर पिछले 70 साल में अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है तो आज की तारीख में हासिल करेगा, अगले 50 साल में हासिल करेगा, इसकी तरफ बढ़ता हुआ कुछ दिख रहा है या सिर्फ राजनीति है? क्योंकि यहाँ रिजर्वेशन के नाम पे वोट मिलता है इसलिए हम ये वाली बात करेंगे, वहां नहीं मिलता है तो उस चुनाव के पहले हम कुछ और बात करेंगे। और देखिए, मैं तो मीडिया से आता हूँ, आप भी मीडिया से। हमारे एक मित्र हैं जो जनसत्ता में बहुत सीनियर पोजीशन पे थे, उनसे भी 3-4 दिन पहले बात हो रही थी। तो कुछ बात हुई तो उन्होंने बताया कि देखिए मैं तो संपादक नहीं बन सकता था। उन्होंने कहा पूरे मुख्य धारा के मीडिया में कोई ब्राह्मण बताइए, गैर ब्राह्मण संपादक बता दीजिए जरा। हो सकता है 2-4 हो भी, लेकिन गैर ब्राह्मण संपादक की बात हो रही, मैं तो ब्राह्मण की बात वो कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं नहीं बन सकता हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं बड़े अखबारों की बात कर रहा हूँ, 10-15 बड़े अखबारों की बात कर रहा हूँ। उनका कहना था जरा आप लाइन से उठा के देख लीजिए, बड़े अखबारों में सारे के सारे सवर्ण तो है ही है, सवर्णों में भी ब्राह्मण होते हैं। तो आप देखिए, और इस बात सही है कि दलित और बैकवर्ड कम्युनिटी से कोई संपादक जरा बताइए, आपने काम किया है किसी के अंडर में? हमने तो नहीं काम किया है। इसलिए मैं उदाहरण मैं दे रहा हूं, जो सामाजिक व्यवस्था की बात हो रही है, सामाजिक न्याय की अगर बात हो रही है, तो ये बात सही है, आर्थिक उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं, गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है।
और संख्या के हिसाब से। अभी जरा जातिगत जनगणना हो जाने दीजिए, संख्या भी आ जाएगी। ये वाकई इसमें दो राय नहीं। जो आपको मैंने उदाहरण इसीलिए दिया कि एक तो एक नैरेटिव बना दिया गया आरक्षण को लेकर के। आप हमारे यहाँ तमाम, मैं जिन कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, विभागाध्यक्ष जो होते हैं, जरा उनकी जातियों पे गौर करिए। ज्यादातर आपको सवर्ण मिलेंगे, आपको दलित नहीं मिलेंगे, बैकवर्ड नहीं मिलेंगे। ये और सारी नौकरियों में देखिए अब आरक्षण कहां दिया जा रहा है, किस तरीके से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, ये भी सामने आ रहा है। बहुत सारे उदाहरण है। तो हमें लगता है जो सामाजिक सवाल, न्याय का सवाल है, वो अभी भी बचा हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। हम लोग शहरों में बैठ के नहीं देख पाए, लेकिन शहरों से बाहर ये है, इसलिए ये व्यवस्था है। और जहां तक आर्थिक सवाल है, आर्थिक सवाल वाला जो अभी सतीश जी ने कहा, उसको आरक्षण बढ़ा दिया जाना चाहिए। चलिए उसको 30% कर लीजिए, मान लीजिए 50-30, मतलब 20% सिर्फ जनरल कैटेगरी बचेगी। क्या होगा आप खुद सोच लीजिए, कितनी प्रतिक्रिया होगी, क्या होगा। तो हमें लगता है कि रिजर्वेशन को लेकर के सोच पे हम लोगों को सोचना चाहिए, बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है, इसके पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ की बात कही, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका है, दलित बहुल इलाका है। जिस उन्होंने बात कही तमिलनाडु की बात कही, इसमें दो राय नहीं, सवर्णों की बहुत छोटी सी आबादी है, और वहां पे भी आप 10% आरक्षण दे देंगे तो कहीं ना कहीं तो असंतुलन पैदा होगा। और तीसरी बात, जो जुडिशरी के जो लोग सुनने जा रहे हैं, ये भी थोड़ा दुर्भाग्य वाला नहीं लगता है। हमने संपादक वाला उदाहरण दिया था आपको, 5 लोग अगर जज हैं, उसमें गैर सवर्ण कोई भी नहीं मिल रहा है आपको, जरा ध्यान से देखिए। और हम बात कर रहे हैं आरक्षण पे, तो आरक्षण का सवाल बहुत अलग किस्म का सवाल है। और हमें लगता है कि ऐसी जुडिशरी जिसमें सारे के सारे सवर्ण हो, वो अगर बात करेंगे आरक्षण पे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं खलने वाला है। जी जी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, ये सवाल आप में। सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, मैं इतना ही कहना चाह रहा था, इन सारी चीजों के बीच जो अभी अमरीश जी ने कहा, तो हमको एक चीज इसको भी देखना चाहिए कि एक जो मेरे हिसाब से वो होक्स भी है, और वो मुझे नहीं लगता है वो संख्या वाला ही बात है कि वो मराठा आरक्षण, जाट आरक्षण, गुर्जर आरक्षण, इसकी भी एक इस तरह की होड़ चल पड़ी, तो उससे भी जो है आरक्षण जो है डाइल्यूट हो रहा है। और क्या करेगी पॉलिटिकल पार्टीज, उनको तो वोट बटोरना है तो दिलवा देती है। तो आप देखिए कितने तो कोर्ट में गिर गए, कोर्ट में 1-2 गिर गए, इसका मतलब कि नहीं कि वो गिर गए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी हमने देखा ओबीसी का कोई आरक्षण जो है उधर महाराष्ट्र में हुआ, और अभी एक आरक्षण गिर गया यहाँ बनियार कम्युनिटी का, क्या कहते हैं, तमिलनाडु में। वो डॉक्टर लक्ष्मण को पता होगा, 10.5% का वहां गया, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। तो ये भी हमको दूसरा पक्ष भी देखना होगा। तो सिर्फ अमरीश जी की बात से मैं सहमत हूं कि ये जो एक पारंपरिक रूप से इस तरह का एक डोमिनेशन चला आ रहा था, अब वो बात उतनी है नहीं। आप इसको ठीक से देखिए, उसका भी अच्छा से विश्लेषण हो जाना चाहिए। आप देखिए, सतीश के सिंह खुद ही गैर ब्राह्मण संपादक रहे हैं। मैं प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूं, मैंने टीवी चैनल पे तो खैर मैंने उतना नहीं कहा, मैं प्रिंट मीडिया के 10 बड़े अखबारों की बात कर रहा था। और हम लोगों के जमाने में उसमें 80% ब्राह्मण संपादक रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, आपने किसी दलित किसी ओबीसी संपादक के अधीन काम किया हो तो हमें नाम बता दीजिए, मैं भी नमस्कार कर लेता हूं। जी, वो बात सही है। ठीक है, आप बात जहां ले गए हो ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, मेरा एक सवाल है, जब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात होती है, तो ये क्यों सवाल उठता है कि ये दलित और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के आरक्षण में कटौती हो रही है या उनका हक माना जा रहा है? ऐसा क्यों, ये मांग क्यों नहीं होती है कि ठीक है ईडब्ल्यूएस दीजिए सबको, उस कोटे में दे दीजिए। मान लीजिए तमिलनाडु में सवर्ण कम है, तो तमिलनाडु में जो इन वर्गों के गरीब हैं उनको दिया जाए। गरीबी जाति देख के तो आती नहीं है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन भारत में इस पे अलग से विमर्श होना चाहिए, गरीबी जाति देखकर आती है या नहीं, जाति क्या क्या लेकर आती है, ये तो इस देश में खुली बहस हुई नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल बस दे दूं कि आज भी इस देश में 15% 31 या बाद की जनगणना के आधार पर 31 की जनगणना के आधार पर दलित हैं, और जमीन 1% भी नहीं है। अब पता नहीं उसमें जाति क्या वजह है। एक तो ये बात, मैंने इस सवाल का एक जवाब तो दे दिया है पिछली टिप्पणी में कि
किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी को इस बात की दिक्कत कतई नहीं है कि किसी गरीब को हक मिल रहा है। मेरा तर्क ये है कि इस देश में वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के तहत 1950 से ही अनवरत काल तक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अलग अलग नाम से चलाए जा रहे हैं। गरीबी रेखा निर्धारण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, इवन खाना, सब कुछ है, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ। इसलिए आरक्षण जो कि प्रतिनिधित्व का सवाल है, इसे गरीबी उन्मूलन के सवाल से जोड़ना एक बौद्धिक चालाकी है, इसे कबूल करना चाहिए। अब उदाहरण के रूप में मैं एक बात कहूं, आरक्षण की बुनियाद किस बात पर हुई कि आपने सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन के लिहाज से इस देश के तकरीबन 80-85% लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक और बाद में ओबीसी जोड़ा तो शैक्षणिक आधार पर वंचित किया है। तो जो जाति के आधार पर वंचित किया है वो, अब एक दो छोटी छोटी टिप्पणी मैं कर दूं सतीश जी। आखिरी वाली बात है जो सतीश जी की, जब वो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, गरीब का उन्मूलन होना चाहिए, तो सतीश जी मुझे लगता है कि जाति जनगणना के समर्थक होंगे, क्योंकि आंकड़ों के बिना इस देश में कोई भी नीति कैसे बनेगी। तो एक तो ये बिल्कुल समर्थक, बिल्कुल ईडब्ल्यूएस आरक्षण सवाल आरक्षण नहीं है, वो बात हो गई। 10 साल के लिए आरक्षण था, ये गलत तथ्य है। इस पर तो लंबी डिबेट चली है, हृदयनाथ कुजरू से लेकर के भरत लाल, धर्म प्रकाश, डॉक्टर अंबेडकर, बहुत सारे लोग रहे हैं। इस पूरी डिबेट में जब डिबेट चल रही थी संविधान सभा में, तो कई सवाल आ रहे थे कि भाई पिछड़े कौन है, जैसे शब्द आया पिछड़ा, पिछड़ापन, तो पिछड़े पर डिबेट हुई। उसमें भी डिबेट में आया कि सब जातियों में पिछड़े लोग हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने फिर ये बात उठाई कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन, आप जब उनको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो वह आपको प्रतिनिधित्व आरक्षण के हिसाब से दिया। वो 10 साल का आरक्षण केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन का था। इस पर ये सोचना चाहिए इस देश को कि हमने आरक्षण को लेकर इस देश में सामान्य ज्ञान भी नहीं दिया है लोगों को। ये 10 साल का रोज बढ़ाया जो जा रहा है ना, एमपी एमएलए विधायक वाला रिजर्वेशन, और सुमित्रा महाजन और तमाम बड़े बड़े लोग ये कह देते हैं 10 साल के लिए था, इसको रिव्यू किया जाए। एक बात, संख्या भारी वाले डिबेट पर सतीश जी ने सवाल उठाया, ठीक बात है, 10% गरीब हैं, और फिर से कह रहा हूं वो समण गरीबी हैं, उसमें जैन भी शामिल हो, मुसलमान भी शामिल हो, तो भी मैं इसका तर्क दे दूंगा। एससी एसटी ओबीसी, क्रीमी लेयर ओबीसी में आ गया, 8 लाख की क्रीमी लेयर उधर है, 8 लाख की इधर है, तो वो ओबीसी जा नहीं सकता उसमें। मुसलमान हो, शेख पठान सैयद वही जाएंगे, ओबीसी मुसलमान अलग है, दलित मुसलमान मांग रहा है कि भैया हमको दे दो, जैन है वो अपर कास्ट में आते हैं। इसलिए ये इसको कबूल करना चाहिए, बड़ा दिल दिखा करके थोड़ा सा। संख्या भारी की डिबेट यहीं से जुड़ रही है कि अगर आबादी नहीं पता है तो कैसे आपने 10% आरक्षण दे दिया। और फिर कह रहा हूं, अगर 15% आबादी मान ले पिछले समय की, उसके आधार पर आपने 10% दे दिया, तो मेरी मांग है इस देश के नीति नियंताओं से 5% और दे दें, बशर्ते की जाति जनगणना करा करके। अगर 2% है, 5% बचे हुए तो उनको और दे दें, फिर जो बचा है वो उनको दे दें जिसका है 100% रिजर्वेशन लागू कर दीजिए। सोशल इंडिया है, इकोनॉमिक इंडिया अब बन रहा है, सोशल इंडिया नहीं बन रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश में जाति गरीबी भी लेकर आती है, सामाजिक वंचना भी लेकर आती है। एक बार न्यू इंडिया को सोचना चाहिए कि मटका छूने पर भी मारा जा रहा है, अब भले न माने हम, अब जो गोरी चढ़ने पर मारा जा रहा है, ये कौन सी गरीबी का? मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी गरीब को तिरस्कृत करके उसकी जाति के नाम पर गाली बनाई जाए। क्यों बनाया गया भाई? कि जाति के नाम पर जो वंचना है, इसी को कल्चरल हेजेमनी अंतोनियो ग्राम्शी के शब्दों में कहा जाता है। और मंडल कमीशन ने इसको बाकायदे, एक उदाहरण बस आलोक जी, चूंकि बात बहुत, ये उदाहरण दूंगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो बार बार कहती थी कि लैंड रिफॉर्म हो, आरक्षण गरीबी, आरक्षण बीमारी की दवा नहीं है, वो दर्द की दवा है। विडंबना इस देश में है कि सारा सामाजिक न्याय केवल आरक्षण तक सीमित हो जाता है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट करी, लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, हम बात नहीं करते। एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए, हम बात नहीं करते। और अमरीश जी ने जो बात कही है, मैं उसी का एग्जांपल दे दूं। जहां रिजर्वेशन लागू नहीं है
हम उन जगहों को कितना डेमोक्रेटिक बना पाए इसका मूल्यांकन हमें करना होगा। और इसलिए वो जो न्यू इंडिया है, आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए, सब कुछ सही है। मैं एक सवाल कर रहा हूं कि जब मंडल कमीशन कह रहा था कि एक गरीब व्यक्ति गरीबी के आधार पर, और गरीबी मापेंगे कैसे, जिस देश में कोई भी सर्टिफिकेट किसी भी आधार पर बन जाए, कब जिसको लाभ लेना होगा वो गरीब बन जाएगा, जिसको लाभ नहीं लेना होगा वो अमीर बन जाएगा। क्योंकि यह बहस नरसिम्हा राव सरकार, जब ये 93 का जजमेंट आया जिसमें अपर लिमिट आई, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट भी कह रही थी 10% ईडब्ल्यूएस देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप कैसे मापेंगे गरीबी को, वो नहीं दे पाई और गरीबी का आरक्षण नहीं मिला। इस बार तो बिना बहस के लागू हो गया क्योंकि भाई वोट बैंक चाहिए था। अब इसलिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मैं कंसीडर कर रहा हूं। कल्चरल हेजिमनी कहती है कि इस देश में शिक्षा की चेतना, सामाजिक व्यवहार की चेतना जाति के आधार पर वंचित की गई है। इसलिए जब हम उसे एम्पावर्ड करते हैं तो उसका मूल्यांकन आप आर्थिक आधार पर रिव्यू कैसे कर सकते हैं। और फिर से मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी तर्क को मान ले रहा हूं कि रिव्यू होना चाहिए। रिजर्वेशन में बहुत सारी खामियां हैं, रिव्यू के लिए भी तो डेटा कलेक्शन चाहिए। इसलिए बिना जाति जनगणना के कोई रिव्यू कैसे होगा। और मैं कह रहा हूं जाति जनगणना का सवाल इसीलिए उठा रहा हूं, केवल ये नहीं है कि कुछ लोग ज्यादा आरक्षण मांगने लगेंगे। जाति जनगणना का विरोध केवल सवर्ण लोग क्यों कर रहे हैं भाई? आपको तो स्वागत करना चाहिए क्योंकि आप रिव्यू चाह रहे हैं। आप रिव्यू चाह रहे हैं तो पूरा पता चल जाए कि कितनी जातियों के पास शिक्षा कितनी पहुंची, नौकरी कितनी पहुंची, जमीन कितनी है, आर्थिक संसाधन कितने हैं, तब ना इस देश में कोई नीति बनेगी। ये मेरा टेक है इसमें। ठीक है, सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं? छोटी टिप्पणी कर दें, नहीं तो फिर मैं दो लाइन। जब ये जाति जनगणना के लोग समर्थक हैं, हमने डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने हमसे कहवा भी लिया कि हम इसके समर्थक हैं, तो मेरा ये सिर्फ ये नहीं कहना है कि सिर्फ जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति के साथ आर्थिक गणना भी उसका हिस्सा होना चाहिए और ठीक से होना चाहिए। ये उन्होंने भी कहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, जिसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी मुझे शामिल लगते हैं और तमाम राजनीतिज्ञ जो है बाकी लोग, इसको ये लोग ओबीसी के नजरिए से देख रहे हैं कि जो हिंदू जो जाति व्यवस्था है उसमें जो ओबीसी का बाहुल्य है, तो जितने राजनेता आपको इसके समर्थक नजर आवेंगे वो सब ओबीसी वाले। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अपने आप को भाजपा से फिर क्या अलग करोगे? वो तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स पोलराइजेशन की बात करते हो ना, 80-20 की ना, तो आप कौन सा अलग कर? ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटा सा डॉक्टर कर रहा हूँ, मेजोरिटेरियन ये नहीं है, सब बटे हुए हैं, ओबीसी भी बटा हुआ है, वो तो 3743 जातियां हैं, ये नहीं है सतीश जी। मैं केवल ये कह रहा हूं कि केवल ओबीसी का मामला ही नहीं है। मैं तो जानना चाहता हूं इस देश में सवर्ण कितने परसेंट हैं? कहीं वो एजुकेशन में 97% तो नहीं ना है और आबादी है 15%। जाति जनगणना में आर्थिक जनगणना शामिल है, बिना उसके कोई जनगणना नहीं होगी। और थोड़ा मेरिट पर और बात कर ले रिव्यू करते समय कि जितना ईडब्ल्यूएस बना उसकी मेरिट एससी के नीचे क्यों चली गई? वो तो मेरिट की बात कर रहे थे कि आरक्षण का विरोध कर रहे थे। इसलिए बड़ा विमर्श इस देश में खड़ा हो, केवल आरक्षण पर नहीं, शिक्षा रोजगार में आरक्षण है, सब तो निजी हाथों में भेज दिया, फिर आरक्षण का मतलब ही कहां रह गया? वो तो फिर ये इसलिए एक बड़ी विमर्श हो, एंटी कास्ट मूवमेंट जो इस देश में रहा है उसके रेफरेंस से बात की जाए। ओबीसी अपनी आबादी से ज्यादा नहीं मांगेगा, अगर आबादी के मुताबिक वो मांग रहा है तो भाई दे दीजिए। इस देश के मैं आखिरी आलोक जी 92 कॉलेजेस हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, मेरे 92 कॉलेज में 90 अगर सवर्ण है तो मुझे बतौर सवर्ण भी चिंता होनी चाहिए। इस देश के सवर्णों को क्यों नहीं चिंता होती कि कुलपति, प्रोफेसर, जज, और कुछ जज भी ऐसे होते कि ईडब्ल्यूएस पर जब बहस होती तो 5 सवर्ण जज ना होते। ये राष्ट्रव्यापी सवाल है, इसलिए सबको इस पे खुल के विचार होना चाहिए। जी, तो जो बात जहां से मैं शुरू कर रहा था, मुझे लगता है इस चर्चा में इतनी बात निकल के आई है, ये बहुत लंबी चर्चा मांगता है। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं दर्शकों से कि इस पे लंबी चर्चा नहीं कर पाया, लेकिन जितनी चर्चा की है उसकी वजह भी यही थी, उसका उद्देश्य भी यह था कि हम भी इस पे सोचें और आपको भी सोचने के लिए मजबूर करें। ये विषय बहुत कई पहलुओं से एक सर्वांगीण चर्चा मांगता है, एक गंभीर चर्चा मांगता है, और आप सबसे भी आग्रह है कि अपने अंदर झांकें, एक बार इस विषय का अच्छे से अध्ययन करें, और वो जाति जनगणना, आर्थिक जनगणना, जो आंकड़े हैं वो बहुत कुछ कहते हैं, और जब आप उनको देखेंगे तो शायद आप को भी एक तरह का आईना दिखाई पड़ेगा।
और इस वक्त जिन लोगों ने जिस वजह से भी ये विवाद शुरू किया है, वो विवाद ऐसा लग जरूर रहा है मुझे, जैसे मैंने पहले सवाल उठाया कि क्या ये आरक्षण को खत्म करने की दिशा में बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष भी कम तैयार नहीं है। और अगर ये डिबेट आगे बढ़ेगी तो ये डिबेट एक बहुत बड़े सामाजिक उद्वेलन का कारण बन सकती है। और ये डिबेट अब सुप्रीम कोर्ट में तो शुरू हो गई है, लेकिन क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सीमित रहेगी या उसके बाहर निकलेगी? और जब उसके बाहर निकलेगी तो उसमें क्या क्या खुलासे होंगे और उनके क्या क्या नतीजे होंगे, ये कुछ समय बाद ही सामने आ पाएगा। अब मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।